तो हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। और इस टॉपिक से स्पेसिफिकली इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या कोई भी आने का एग्जाम, यहाँ तक कि बिहार दरोगा हो, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रहेंगे। तो इस टॉपिक का मैं जितना हो सकता, मैं मेन पॉइंट ऐसे तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हो गया तो भाई वो, अगर आया तो वो किसी और से भी नहीं बनेगा, इतना जान लो। क्योंकि इसमें मैं जितना भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे इसी में रख चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, वो बजट के ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। और इस बार प्रस्तुत किया है बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ऑन 2 फरवरी 2026। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। जैसे बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन हायर देन द नेशनल एवरेज। जैसे कि हमारा नेशनल इंडिया ग्रो कर रहा है 7.4% के हिसाब से, वहीं बिहार हमारा उससे ज़्यादा कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है? दैट इज़ 14.9%। हमारा बिहार बहुत ही, मतलब इंडिया से 2 गुने रफ्तार में ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम लोग जीएसडीपी एस्टिमेट पे। एट करेंट प्राइसेस था 9,91,997 करोड़, एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस है 5,31,372 करोड़। ठीक। और यहाँ पे मैंने एकदम सिंप्लीफाइड वे में सभी को लिख दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, जीएसडीपी एस्टिमेट एट करेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस में ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जाम में एट करेंट प्राइसेस पूछा या एट कांस्टेंट प्राइसेस पूछा। जैसे कि यहाँ पे जीएसडीपी ग्रोथ रेट, यहाँ पे मैंने सब एकदम सुंदर से लिख दिया। एट करेंट प्राइसेस 13.1% एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस है 8.6%। याद रखना एकदम, मतलब सभी का मैंने, आप लोग भी जब नोट्स बनेगा तो ऐसे ही लिखिएगा। जैसे एनएसडीपी एस्टिमेट एट करेंट प्राइसेस था 8,99,020 करोड़, एंड वही एट कांस्टेंट प्राइसेस है 4,71,322 करोड़। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पर कैपिटा एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि है 2011-12 पे। तो याद रखना कि अभी तक जो कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर चल रहा है 2011-12, लेकिन अब फाइनली वो चेंज हो चुका है और अब हो जाएगा 2022-23। याद रखने वाली बात है। इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा कि कौन कौन से इंडेक्स के अब कौन कौन सा करंट बेस ईयर हो चुका है। ये बात याद रखना। ये अभी तक का यूज़ हो रहा था, लेकिन अब से यूज़ होगा ये वाला 2022-23। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। पर कैपिटा एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ 2011-12 इज 36,342 रुपीज, विच इज 31.7% ऑफ ऑल इंडिया एवरेज इज फॉर स्टेट्स, जो कि बहुत कम है। मतलब जो एवरेज है उससे हम लोग का 31.7% कम है। याद रखना, बहुत कम है हम लोग का ये। अब आ जाते हैं पर कैपिटा इनकम पे। एट करेंट प्राइसेस है 76,490 रुपीज, एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस है 40,973 रुपीज। याद रखना है, करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ टॉप 3 रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सबसे टॉप पे है पटना, जिसका पर कैपिटा इनकम है 1,31,332 रुपीज़। और वहीं पे दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बेगूसराय 61,566 रुपीज़, और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा मुंगेर 54,469 रुपीज़। अब वहीं पे आ जाते हैं नीचे से लोएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे नीचे जिसका है वो है शिवहर 18,980 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, ये वहीं पे अररिया का हो जाएगा 19,795 रुपीज़। सीतामढ़ी का हो जाएगा 21,448 रुपीज़। अब वहीं पे बात करें हाईएस्ट फ्यूल कंजम्पशन डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है पटना। और वहीं पे सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी देखें तो टर्शरी सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है 54.8%। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर 26.8% एंड प्राइमरी सेक्टर 18.3%। और ना जाने कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी बार ही बीपीएससी ले लो, चाहे बीएसएससी लो या बिहार दरोगा ले लो, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है कि इस पे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे कि किसी में दे देगा 56% टर्शरी का, सेकेंडरी का 30% और प्राइमरी का हो जाएगा 20%। और उसके बाद किसी एक ऑप्शन में ये तीनों होंगे 54% टर्शरी के, सेकेंडरी के 26.8% एंड प्राइमरी के 18.3%। इस एक खास जगह से तो क्वेश्चन बनने निश्चित है, याद रख लेना। अब आ जाते हैं सेक्टोरियल ग्रोथ एट करेंट प्राइसेस। ध्यान रखना एट करेंट प्राइसेस है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर ग्रू करता है हमारा 9.6% के हिसाब से, सेकेंडरी सेक्टर ग्रू बाय 15.5% के हिसाब से, एंड वहीं पे टर्सरी सेक्टर ग्रो होता है 13.5% के हिसाब से।
अब वहीं देखा जाए सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, जो कि है प्राइमरी में 54% लोग एम्प्लॉयड हैं, एंड वहीं पे सेकेंडरी में है 24% एम्प्लॉयड है, एंड टर्शरी में है 22% है। यहीं पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी में 54% लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूट कितना कर पा रहे हैं, जस्ट 18.3%। और इसी सिचुएशन को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 20 लोग 25 लोग काम कर रहे हैं और आउटपुट भी बहुत कम निकल पा रहा है। इसी तरह की सिचुएशन को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और यही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि कोई खेत में ही है, कोई एक परिवार का जहाँ पे एक इंसान से भी काम हो सकता है, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और आउटपुट फिर भी उतना ही आना है जितना एक खेत से आ सकता है। सो इसी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा याद रखना प्राइमरी सेक्टर में ही देखा जाता है। आप ध्यान से देख लो ना कि प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी 54%, मतलब 100 में से 54 लोग सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और वहीं पे आउटपुट कितना निकाल रहे हैं, 18.3 रुपीज़, बस 100 में 18 रुपया ही कमा पा रहे हैं इतना काम करके। और वहीं पे टर्शरी सेक्टर में 22% लोग काम कर रहे हैं, और देखो आउटपुट इसका देखो 54.8%, 2 गुने से भी ज़्यादा, 250% के आसपास है, सोच सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जिसमें ग्रॉस सोन एरिया हो जाएगा 72.68 लाख हेक्टेयर्स, नेट सोन एरिया हो जाएगा 51.13 लाख हेक्टेयर्स, एंड उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो कि है 1.52, यानी कि मतलब एक साल में हम लोग कितना क्रॉप उगा पाते हैं, तो वो है 1.52, यानी सोच लो कि 2 साल में हम लोग मिला मिला के 3 क्रॉप पूरी हम लोग उगा पाते हैं। अब आ जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25, जिसमें टोटल फूड ग्रेन्स में मतलब जो 95.2% है, उसके अंदर सीरियल्स हो जाते हैं 89.2% एंड पल्सेस हो जाते हैं 6%। वहीं पे ग्रोथ इन एलाइड सेक्टर्स हो जाएंगे, मिल्क प्रोडक्शन ग्रू बाय 4.2%, एग प्रोडक्शन ग्रू बाय 10% एंड फिश प्रोडक्शन ग्रू बाय 9.9%। ये सभी पूछ देता है कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन कितना ग्रू हुआ या फिश प्रोडक्शन कितना ग्रू हुआ, तो याद रखने वाली बात है, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं फिश प्रोडक्शन पे, जिसमें टोटल फिश प्रोडक्शन था 960,000 टन्स, विथ मधुबनी बीइंग द लीडर। इनिशिएटिव्स इसके अंदर हो जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की हो जाएगा मुख्यमंत्री सामेकित चौर विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, रिजर्वेयर फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम्स एंड ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम्स। ये सब हो जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसमें है द रीगा मिल वाज रीस्टार्टेड इन 2024-25। इन 2024-25 द एवरेज डेयरी मिल्क प्रोडक्शन वाज 13,397.69 थाउजेंड टन्स। अब वहीं पे अंडर द बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी 2022। अब यहीं पे की टूरिज्म डेवलपमेंट पे देखा जाए तो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का विकास होने जा रहा है, मत्स्यगंधा लेक इन सहरसा का विकास होने जा रहा है, लव कुश इको टूरिज्म पार्क इन वाल्मीकि नगर का भी विकास होने जा रहा है। और वहीं पे इको टूरिज्म पे 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं इन 2024-25, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार थर्ड जू इन रानीगंज अररिया। तो अब हम लोग आ जाते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल सेक्टर पे। तो द मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच इज LFPR इन रूरल एरियाज वाज 76.8% एंड इन अर्बन एरियाज इज 67.8%, याद रखना। एंड उसके बाद द ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज 15.6%, ये बात भी याद रखना, इसमें वन लाइनर में आ सकता है ये सब क्वेश्चंस, और ये सब क्वेश्चन से आया भी है बिहार दरोगा के आसपास, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना। वहीं पे आ जाता है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरियाज फॉर मैन इज 3.3% एंड फॉर वुमेन इज 6.9%, एंड वहीं पे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज फॉर मैन इज 6.9% एंड फॉर वुमेन इज 9.1%। वहीं पे आ जाए अब हम रूरल डेवलपमेंट में, तो जीविका हैज़ कनेक्टेड 1.4 करोड़ फैमिलीज टू 11.03 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और वहीं पे उसी के इनिशिएटिव्स पे आ जाए तो दीदी की रसोई, पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। अब आ जाते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो बिहार शेयर्स इन टोटल इंडियाज टोटल रोड इज़ 5.57%, याद रखना, ये सब फैक्ट्स की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। वहीं पे आप बात करें तो द 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 4,988 करोड़। ये कॉस्ट याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम से डायरेक्ट कॉस्ट भी पूछ लेता है।
या ये भी याद रखना कि ये किसके मदद से बनाया जाता है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया जा रहा है। एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13.4% was recorded in the road transport sector over the last decades. बिहार शेयर इन द कंट्रीज रेल इज 5.4%। अब इसी के अंदर इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। अब जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तो वुमेन एम्पावरमेंट बिटवीन 2018-19 से लेकर 2023-24 तक द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वुमेन इंक्रीज्ड बाय 3.45 टाइम्स। याद रखना ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अंडर दिस स्कीम डॉटर्स ऑफ बीपीएल फैमिली हु मैरी एट द एज ऑफ 18 और ओल्डर आर प्रोवाइडेड विथ ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 रुपीज़। इसी में इनिशिएटिव्स आ जाते हैं पिंक बस इनिशिएटिव्स, नायिका अपने जीवन की, एंड महिला थाना। आप जाते ई गवर्नेंस सेक्टर पे, तो द टेली डेंसिटी कवरेज ऑफ बिहार इज 57.23% एंड इंटरनेट डेंसिटी कवरेज इज 43.1%। अब वहीं पे हम बात करें अगर इसके की इनिशिएटिव्स पे, तो बिहार स्टेट डाटा सेंटर BSDC 2.0, बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क BAFF, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क BSWAN 3.0 एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो अब आ जाते हैं हम लोग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर पे, जिसमें हो जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग 2019 to 23। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन बिहार फॉर मैन इज 68.9 ईयर्स एंड फॉर वुमेन इज 69.7 ईयर्स। अब वहीं पे बात करें अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज इन बिहार स्टंटिंग की प्रतिशत है 42.9%, जो कि बहुत ही खराब हालत दिखा रही है बिहार की। यहाँ पे देख सकते हो स्टंटिंग 42.9%, वेस्टिंग 22.9% एंड अंडरवेट 41.41%, जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखा रहा है हमारे बिहार का इन हेल्थ सेक्टर, जिस पर सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टॉपिक पे, जिसमें हमारा सबसे दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखना, ये जल जीवन हरियाली मिशन जो कि बिहार से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे कुसुम योजना फॉर सोलर पंप्स। बस इतना याद रखना है, उससे ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब जाते हैं एनर्जी सेक्टर पे, जिसपे है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड टू 374 किलोवाट आवर। बस यही याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक पे, और इस पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें आप देख सकते हो कि BSPTCL गॉट A+ सर्टिफिकेशन फ्रॉम PFC फॉर 5 consecutive ईयर्स फ्रॉम 2020 to 25। ये सब मैंने लिख दिया क्योंकि कई बार हम लोग जो सोचते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वही पूछ देता है एग्जामिनेशन में, इसलिए याद रखना ये सभी पढ़ के जाना एक बार जरूर। लेकिन जैसे कि स्टोरेज टारगेट फॉर ए न्यू टारगेट ऑफ 4.5 गीगावाट आवर फॉर एनर्जी स्टोरेज टू सपोर्ट ग्रिड स्टेबिलिटी सिस्टम, याद रखना ये बात भी। आ जाते हैं इसके इनिशिएटिव में, तो इनिशिएटिव में है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एंड फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। तो ये रहा हमारा बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का संपूर्ण निचोड़, और मेरे हिसाब से इसके बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। जितना भी हो सकता था मैंने सारा डाटा इसमें आपको दे दिया इस छोटे से वीडियो में। इसको बार बार रिवीजन जरूर करके जाना, और अपने हाथ से इसका हैंड रिटन नोट्स खुद ही बना के खुद रिवाइज जरूर करना, ये मेरा एक सलाह जरूर मानना आप। और इसके बाद तुम देखना कि इससे बाहर क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक सर्वे से अगर नहीं आएगा तो कोई भी एग्जाम देने लगा, चाहे BPSC हो गया, BSSC हो गया, बिहार दरोगा मेंस हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए इतना बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत है। और इससे कम नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आएंगे, हर एग्जाम्स में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे इसी तरह के और कंटेंट्स को देखने के लिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।